नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मैक मैजिक। अब हम आज जो पढ़ेंगे वह फ्लूइड मशीन्स में हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ द इम्पल्स टरबाइन। वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन क्या होते हैं हम आपको बता ही चुके हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेल्टन टरबाइन के बारे में। कौन सा टरबाइन के बारे में? पेल्टन टरबाइन। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम इसका एक फिगर बना देते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे, ये है पेल्टन व्हील का एक सिंपल सा स्केच है। ठीक है, देखिए इसको कहा जाता है पेन स्टॉक। क्या जाता है? पेन स्टॉक। इसको कहा जाता है, ये है स्पीयर। ठीक, ये इसकी केसिंग है। ठीक, इसको कहा जाता है, ये आपका ब्रेकिंग नोजल है। ये रनर है। ठीक, ये शाफ्ट है। ठीक, तो देखिए ये हमने एक सिंपल स्केच बना दिया है किसका? इम्पल्स टरबाइन का, या क्या है? पेल्टन टरबाइन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक क्या है? जो ये रिजर्वायर से कनेक्ट रहता है और इसमें से मेन डिस्चार्ज होते हुए आता है, जो आकर के यहाँ से टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करता है। ये इस प्रकार स्ट्राइक करता है कि टरबाइन के ब्लेड को एकदम टेंजेंशियली स्ट्राइक करे रनर को, ताकि ये पूरी तरह आसानी से घूमता रहे। ये स्पीयर क्या होता है? स्पीयर एक तरह का डिस्चार्ज कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये आगे और पीछे दोनों तरफ मूव कर सकता है। यदि हम स्पीयर को पीछे लाएंगे तो यहाँ पे जो जगह है उपलब्ध हो ज़्यादा हो जाएगी, तो डिस्चार्ज क्या है? बढ़ जाएगा। और यदि हम स्पीयर को आगे की ओर ले जाएंगे तो ये जो जगह क्या है? कम हो जाएगी, तो डिस्चार्ज क्या है? उसी के अनुसार कम हो जाएगा। तो स्पीयर का काम क्या है? स्पीयर का काम होता है वाटर के डिस्चार्ज को कंट्रोल करना। ठीक, तीसरा ये रनर है। ठीक, अब देखिए रनर क्या होता है? रनर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मेन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होता है? रनर एक शाफ्ट पे माउंटेड होता है, जो इस फोर्स के कारण, जो हमने इम्पैक्ट लगाया उसके कारण स्पीड पे, ओमेगा स्पीड पर घूमता है। और इसके चारों ओर ये वेन्स लगी होती हैं। अब देखिए जो वेन्स होती हैं, ये होती हैं डबल हेमिस्फेरिकल टाइप होती हैं। मतलब कहने का है, यदि हम इसका फिगर बनाएं तो ये डबल हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर ये, दूसरा हेमिस्फीयर ये होता है। और ये एक तरह से मजबूत हो रहती हैं इस तरह से। तो इस प्रकार का ये शेप होता है। यदि आप इस शेप को और अधिक मतलब समझना चाहते हैं तो अपने हाथों की दो कटोरी, एक कटोरी बने, एक कटोरी, दोनों कटोरियों को इस प्रकार से जोड़ दीजिए। दो कटोरियों को इस प्रकार जोड़ देते हैं तो जो शेप प्राप्त होता है वही डबल हेमिस्फेरिकल टाइप की ब्लेड इसमें लगी होती है। और इसमें जो वाटर स्ट्राइक करता है, दोनों हेमिस्फेरिकल के इस पार्ट पे स्ट्राइक करता है और दोनों तरफ से एक कर्व बनाते हुए आराम से निकल जाता है। और हेमिस्फेरिकल क्यों यूज़ करते हैं? अभी जो हमने इम्पैक्ट ऑफ जेट बता रहे तो उसमें हमने आपको समझाया था। ठीक, तो इस प्रकार ये इसकी जो ब्लेड होती है वो डबल हेमिस्फेरिकल टाइप की होती हैं। ये ध्यान रख लीजिए। अब देखिए इसको क्या है, ये डबल हेमिस्फेरिकल जो वेन्स होती हैं, इसको रनर के ऊपर वेल्डिंग करके ही बनाया जा सकता है। और टरबाइन अगर छोटी है तो साथ में इसकी कास्टिंग भी की जा सकती है, मतलब रनर के साथ ही इसको कास्ट कर दिया जा सकता है। यदि बड़ी है तो साथ में वेल्ड करके भी बनाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए ब्रेकिंग नोजल है। देखिए ब्रेकिंग नोजल का काम क्या होता है? जब तक टरबाइन चल रही है तो तब तक इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब टरबाइन को हमको बंद करना रहता है तो हम यहाँ से होने वाले वाटर की सप्लाई को बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी अपने इनर्शिया के कारण टरबाइन का रनर लगातार घूमता रहता है, तो उसको रुकने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए हवा जल्दी रुक जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ ब्रेकिंग नोजल के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में वाटर की सप्लाई करते हैं, जो कि कम मात्रा में होता है।
है इतना अधिक मात्रा में नहीं, तो जिसके कारण वो उस पर क्या है फ्लो में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है और ये टरबाइन जल्दी रुक जाती है। ठीक, अब अगला जो है केसिंग। तो केसिंग क्या है, इसमें केसिंग वाटर के स्प्लैशिंग, जब ये घूमता है तो वाटर दोनों तो स्प्लैश होने मतलब छिड़ा बिखरने के चांसेस है, उसको रोकने के लिए एक केसिंग लगाई जाती है। देखिए यहाँ पे केसिंग का कोई भी मेन फंक्शन मतलब हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या रोकती है, ये वाटर की स्प्लैशिंग रोकती है। वाटर की स्प्लैशिंग रोकने के लिए प्रिवेंट करती है, और दूसरी किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब जैसे ये खुली रही होगी तो कोई अगर इसके आसपास कोई सामान इस पर गिरता है तो खट से, या कोई बड़ा सामान गिरता तो टरबाइन डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, या फिर आदमी गिरता तो आदमी की टरबाइन, तो ये पूरा तरह से ढक के रखता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम लोग के इम्पल्स टरबाइन या पेल्टन टरबाइन वर्क करती है। ये इसके विभिन्न पार्ट हैं। अब हम इसको एनालिसिस करना इसका शुरू करते हैं। ठीक, तो शुरुआत किया जाए। देखिए सबसे पहले आइए देखते हैं। देखिए इसका हम लोग पेल्टन टरबाइन का कोई एक ब्लेड ले लेते हैं। ये मान लीजिए इसका ब्लेड है, नहीं तो इस पर क्या होगा, जब वाटर इस पर टकराएगा तो ये इसके हेमिस्फेयर, जहाँ दोनों हेमिस्फेयर मिलते हैं, इसके इसी पॉइंट पर आकर के वाटर टकराता है। तो देखिए मान लीजिए कि वो v1 वेलोसिटी से आ रहा है, वाटर क्या है इसके इनलेट पे क्या है v1 वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक, अब इसी में हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें मान लीजिए क्या है, ये दो पार्ट में मिलके बना होगा। ये v1 देखिए, v1 की लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल्ली है। ठीक, इसमें क्या होगा, दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट हो जाएगा u1, मतलब जिस वेलोसिटी से ये इस पे आ रहा होगा। ठीक, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसका इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो जाएगा v(r1), मतलब दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी v(r1) हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे v1 का जो हो जा प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में वही कहलाता है, क्या कहते हैं, वर्लिंग कंपोनेंट हो जाएगा bw1 ही हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। और इसमें फ्लो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग दोनों तरफ का एनालिसिस ना करके एक ही साइड, ब्लेड के एक साइड का एनालिसिस करते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ मतलब वेन का एंगल है, वो मान लीजिए थीटा है। ठीक, तो देखिए v(r1) से इसमें एंट्री करेगा और इसमें से जो वेलोसिटी निकल रही होगी वो होगी v(r2), क्या होगी v(r2) वेलोसिटी से निकल रहा होगा। अब ये जो v(r2) से निकल रहा होगा तो ये मान लीजिए जो एंगल है, हमने इसका एंगल लिया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। नहीं, अब इसके हम लोग कंपोनेंट निकाल देंगे। ये अगर इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ दर्शाएं तो ये कितनी हो जाएगी, ये v2 से निकलेगा। ठीक, तो v2 का ये जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका vw2, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा vf2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका u2, क्या हो जाएगा u2। ठीक, अब देखिए क्या है कि एक ही तल में लगे होते हैं। ठीक, ये क्या है कि हम लोग ये हेमिस्फेयर क्या होता है, किसी ब्लेड के इसी तरह लगाते हैं, तो ये ऐसे होते हैं हॉरिजेंटल, तो इधर से टकराते इधर से निकल जाता है। तो दोनों के लिए u1 u2 दोनों के लिए जो रेडियस होती है सेम होती है, इसीलिए दोनों को हम लोग सेम मान सकते हैं, मतलब u1 = u2 होता है इसमें। ठीक, क्यों, क्योंकि d1 बराबर दोनों क्या है, एक ही हॉरिजेंटल में लगे हुए होते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू डी इंटू n/60। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द रनर है, और n क्या है, rpm ऑफ द रनर है। ठीक, अब देखिए इसमें vf1, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि vf1 तो है ही नहीं,
तो VF1 की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, इसमें 0 होती है। और VW1 की वैल्यू कितनी होती है, VW1 की वैल्यू V1 की इक्वल होती है, ठीक। और रिलेटिव वेलोसिटी VR1 क्या हो जाएगी, VR1 बराबर हो जाएगी VW1 माइनस U1, या इसी को हम लोग सकते हैं V1 माइनस U1, ठीक। U1 को हम लोग सीधे बार बार अलग अलग ना लिख करके U ही लिख देंगे, तब भी सेम हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका क्या है, हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल इस प्रकार से बना सकते हैं। अब इसको फर्दर एनालिसिस हम लोग आगे की ओर करते हैं, ठीक। अब देखिए अगर ट्रायंगल थीटा है तो ये क्या है, ब्लेड एंगल है। तो ये जिस एंगल पे डिफ्लेक्शन होता है ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। डेल्टा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा, ओके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम लोग, इसको थीटा कहा है हम लोगों ने, और इसको हम लोग अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा कह सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ओके, इसको फाई कर लीजिए, ज़्यादा सरल रहेगा, और इसको कर लीजिए बीटा, क्योंकि थीटा और अल्फ़ा क्या है, ये इस पे टकराते वक्त जो मतलब इनलेट के समय को कहा जाता है। तो यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा, थीटा मतलब ब्लेड का इनलेट एंगल, और ब्लेड ये क्या होती है, 0 हो गया, ठीक। अल्फ़ा होकर नोज़ल एंगल, नोज़ल किस एंगल पे इसको स्ट्राइक करता है वो भी यहाँ पे 0 ही है, ठीक। और फाई क्या है, ब्लेड का आउटलेट एंगल है, क्या है, ब्लेड का आउटलेट एंगल है। और बीटा क्या है, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एंगल है, एब्सोल्यूट एग्जिट वेलोसिटी, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका, सारे एंगल इस प्रकार दर्शा सकते हैं। अब देखिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो V1 आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक। मान लीजिए पहला एनालिसिस हम लोग लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट V1 की वैल्यू क्या होगी, जिस हेड से आ रहा होगा तो सीधा सीधा फार्मूला होता है 2√2GH, जो हेड हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक। मान लीजिए CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम लोग C के फॉर्म में दर्शाएं तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू CV इंटू √2GH। ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज हम लोग जानते हो क्या होता है, एरिया इन, ठीक। इसका डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज क्यों हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 d², एरिया हो जाएगा इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी CV इंटू √2GH हो जाएगा, ठीक। यहाँ D क्या है, D है डाया ऑफ पेनिस्टॉक नोज़ल, पेनिस्टॉक का जो नोज़ल है उसके जो डायमीटर होगा वही हो जाएगा इसका डिस्चार्ज, क्योंकि उसी से पानी निकल करके इस पर स्ट्राइक कर रहा होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी पावर और एफिशिएंसी क्या है, ठीक। देखिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पावर एंड एफिशिएंसी, दूसरा है अभी वेलोसिटी निकाल, पावर एंड एफिशिएंसी के बारे में पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वाटर पावर क्या हो जाएगा, वाटर पावर, जो वाटर क्या है यहाँ पे, मान लीजिए H हेड से आ रहा है तो कितना हो जाता है, ρQG इंटू H, ρQG इंटू H क्या हो जाता है, वाटर पावर, ठीक। और क्या होता है कि, और अगर हम लिखी पावर अवेलेबल कितना होता है, एट
नोजल, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, 1/2 mv² होता है ना। तो यहाँ पे v कौन लेंगे, क्योंकि इनलेट पे जो वेलोसिटी है तो वो v1 हो जाएगा, ये मास फ्लो रेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रो इंटू क्यू कहते हैं, रो इंटू क्यू इंटू v1 का स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों का जो अनुपात आता है उसी को कहा जाता है नोजल एफिशिएंसी। ठीक, क्या कहते हैं, नोजल एफिशिएंसी। नोजल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट डिवाइडेड बाय वाटर पावर, डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ये तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 रो क्यू v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो क्यू जी एच, रो क्यू से रो क्यू कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर अपॉन 2g एच। कितना हो जाएगा, v1 का स्क्वायर अपॉन 2g एच। लेकिन इसमें हमने क्या है, अभी हम जानते हैं कि v1 बराबर की वैल्यू क्या है, ये है CV इंटू √2g एच है। तो इसको उठा करके इसमें रख दीजिए, तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा CV का स्क्वायर इंटू इसका इस वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा 2g एच हो जाएगा अपॉन √2g एच। तो इससे दोनों कैंसिल हो गए तो कितना हो गया, CV का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जो नोजल एफिशिएंसी होता है, ठीक, नोजल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, ये बहुत याद कर लीजिए। अक्सर एग्जाम में क्या होता है, दिया जाता है सिंपल सा क्वेश्चन कि द CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द नोजल इज दिया होता है और नोजल की एफिशिएंसी पूछता है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए ये छोटा सा फार्मूला है, एक बार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, वो भी मुझे याद है कब का, देखिए ये नानी। ठीक, तो इसमें क्या है, ये पेपर में आ जाता है, ये छोटा सा फार्मूला है, इस छोटे से सवाल से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब अगला ले लेते हैं, रनर पावर क्या होगी, रनर पावर वही सिंपल जो हमने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 इंटू VW1 इंटू U1 प्लस माइनस VW2 इंटू U2 इंटू, सॉरी यहाँ 2 नहीं, रो इंटू क्यू, रो क्यू VW1। ठीक, अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू सेम होती है ना, तो U1 इक्वल टू U2 दोनों सेम होती, इसको मान लिया हमने स्मॉल u, तो इसको इसमें रख दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, रो क्यू, इन दोनों यहाँ u होगा, दोनों u बाहर आ जाएगा, तो जाएगा VW1 प्लस माइनस VW2। लेकिन अभी हमने देखा ही था फिगर में कि दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अलग अलग थी, मतलब UWN की डायरेक्शन इधर थी और VW2 की डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ थी, जो हमने अभी जो ब्लेड का फिगर बनाया था ना। ठीक, तो क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रो क्यू यू इंटू VW1 प्लस VW2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका रनर पावर। ठीक, ये हो जाएगी आपकी रनर पावर। तो फिर इसका साफ्ट पावर कितनी हो जाएगी, साफ्ट पावर इक्वल टू रनर पावर माइनस मैकेनिकल लॉसेस, जो मैकेनिकल लॉसेस दिए हुए हों। और हम देख लेते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है, अभी हमने बताया था। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है रनर पावर डिवाइडेड बाय वाटर पावर। ठीक,
तो रनर पावर की वैल्यू क्या है, रो क्यू यू VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय वाटर पावर क्या होती है, रो क्यू जी इंटू एच, क्या होती है, रो क्यू जी इंटू एच। ठीक, लेकिन रो क्यू जी इंटू एच की जो वैल्यू है वो हमने क्या 1/2mv² भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, रो क्यू यू VW1 प्लस VW2 रो क्यू जी एच, ये हो जाता है फार्मूला। इसी को हम ले सकते हैं रो क्यू यू VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय 1/2mv², क्योंकि यही जो रो क्यू जी एच है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी लेकिन जो हमने ग्राफ बनाया था वो आपने देखा, एग्जिट एंगल पे जो बनाया था, ये है आपका VR2 है, ये आपका V2 था, ठीक, और ये आपका क्या था, VW2 था। ये एंगल आप फाई था और ये एंगल कितना था आपका बीटा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से पाएंगे कि VW2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये VR2 का cos फाई इधर ले लें, इस डायरेक्शन प्रोजेक्शन लेकर के अगर हम लोग VW2 इसमें से निकट आ सकते हैं तो आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें सिंपल है, क्या करेगा, हम VR2 का यहाँ प्रोजेक्शन ले लें तो क्या हो जाएगा, VR2 cos फाई, और ये बराबर होगा U2 प्लस VW2, क्या होगा, U2 प्लस VW2, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, क्या, इसको दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं कि VW2 इक्वल टू VR2 cos फाई माइनस U2 की वैल्यू इक्वल टू U, तो हम लोग इसके U2 जहाँ सिंपली U भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा VR2 cos फाई माइनस U। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग रख दें इस फार्मूले में तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो क्यू यू, ठीक, VW1 को VW1 ही रहने दीजिए, VW2 की जगह पर हमने रख दिया VR2 cos फाई माइनस U। ठीक हो गया, ये ठीक, VW2 की जगह पर हमने ये रख दिया प्लस VW1 अभी भी बना हुआ है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अपना 1/2mv² हो जाएगा। अब ठीक, आगे बढ़ते हैं, ऊपर से मिटा देता हूँ। देखिए जब हम लोग इसका इनलेट पे बनाए थे तो इनलेट में क्या था, ये वेलोसिटी V1 थी, ठीक, इसका छोटा सा आधा पार्ट क्या था, U1 या इक्वल टू U था, ठीक, और जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, VR1 था। ठीक, तो VR1, तो हम लोग UW1 की जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, UW1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इनलेट ट्राइंगल से यहाँ से UW1 देखिए क्या होता है, यही जो होता है VW1 भी होता है जो यहाँ पे, तो V1 और VW1 दोनों क्या है, सेम हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए अब देखिए VR1 से इनलेट करेगा, VR2 से एग्जिट करेगा, तो नॉर्मली क्या है, अगर प्लेट जो ब्लेड है वो फ्रिक्शन लेस होता तो VR1 बराबर VR2 होता, लेकिन होता नहीं। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि K अगर फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर अगर लेते हैं तो जो VR2 की वैल्यू हो जाएगी वो मान लीजिए कि V हो जाएगी KVR1। ठीक, तो उसको हम लोग इसमें रख देते हैं, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है अपना क्या, रो इंटू क्यू इंटू यू इंटू VR1 की जहाँ पे हम लिख सकते हैं KVR1 VR2 जहाँ पे इंटू कॉस फाई, ठीक, माइनस यू ही रहेगा, और प्लस VW1 क्या है, VW1 इक्वल टू VW1 की हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है
सॉरी VW1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं U प्लस VR1। VW1 की जगह क्या लिख सकते हैं, U प्लस VR1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं VW1 की जगह U प्लस VR1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1/2 mv²। ठीक, देखिए U से U कैंसिल हो गया, VR1 बाहर आ जाएगा। रो Q इसकी वैल्यू कितनी होती है, मास की इक्वल ही होती है, कई बार बताए हैं, क्योंकि m इक्वल टू m डैश मतलब डॉट इक्वल टू रो इंटू Q होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो VR1 बाहर आएगा तो U VR1 1, ठीक, ये हो जाएगा, इधर तरफ हो जाएगा आपका यहाँ पे K VR1 बाहर है, K cos phi माइनस VR1 बाहर जा रहा है -1 डिवाइडेड बाय v² इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो पाएंगे कि देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू यू इंटू देखिए VR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VW क्या है V1 माइनस यू, क्या हो जाएगा V1 माइनस यू इंटू K cos phi -1 डिवाइडेड बाय v²। तो ये हो जाता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला। ठीक, अब देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, ठीक, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी कब, जब अगर हम इस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का क्या कहें, इस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का u के सापेक्ष क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन करके उसको 0 के सापेक्ष बराबर रख दें। अब देखिए इसमें कौन कौन से टर्म कांस्टेंट हैं, ये टर्म k कांस्टेंट है, cos phi कांस्टेंट है क्योंकि phi कांस्टेंट रहता है, इसमें v क्या है गिवन वैल्यू पे होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, तो इतना, और 2 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्या है बचता है u इंटू V1 माइनस यू। ठीक, इसका हमको u के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के बराबर रख देना है। तभी हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया ही था, तो हम लोग पाए थे, क्या पाए थे कि u बराबर कितना होना चाहिए, V1/2 होना चाहिए। ठीक, तो u1 बराबर V/1/2 होना चाहिए। तब इस वैल्यू को उठा करके हम इसमें रख दें तो मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम का फार्मूला आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी रखी है V1/2 इंटू V1 की वैल्यू V1 माइनस V1/2 इंटू K cos phi -1 डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर। ठीक, ओके, तो ये V1 से एक V1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा, ये हाफ बचेगा, तो ये हो जाएगा K cos phi -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला, 1 माइनस K cos phi -1 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी ध्यान दीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस रहेगा, ये प्लस होगा, तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा K cos phi +1/2 हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं K cos phi +1/2। अब देखिए इफ़ K की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें, ठीक, तब मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा cos phi +1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos phi 1 + cos phi cos phi +1/2 हो जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, यदि phi की वैल्यू, यदि हम phi की वैल्यू भी कितनी ले लें, phi की वैल्यू भी कितना ले लें 90 डिग्री ले लें, तब एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैक्सिमम। ठीक, इस पर 90 रखेंगे तो 1 + 1/2 बराबर 1 मतलब 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो
एग्जिट एंगल है ब्लेड का, यदि हम उसको 90 रखें, मतलब सीधा जैसे एंट्री कर रहा है यहाँ से, तो ये जो हेमिस्फीयर, इसको परफेक्ट हेमिस्फीयर रूप में रखें, तो हमने बताया कि हेमिस्फीयर रूप में होता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसकी एफिशिएंसी 100 पहुँच जाएगी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यदि के की वैल्यू, तो सब पूरा क्या है, खेल के का है, इसीलिए हम लोग क्या है, रनर की ब्लेड को जितना ज़्यादा हो सके फ्रिक्शनलेस बनाने की कोशिश करना है। ठीक, बाकी आप ये अब एक चीज़ अब आखिरी बचती है जो इसमें इम्पल्स टरबाइन में, वो होती है ब्लेड एफिशिएंसी। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्लेड क्या है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं ब्लेड एफिशिएंसी। ठीक, देखिए ब्लेड एफिशिएंसी क्या है, ब्लेड एफिशिएंसी जो है वो फार्मूला है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इनलेट और आउटलेट का अंतर अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो इनलेट पे, तो काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट। ठीक, इनलेट तो जगह 1/2 यम V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 यम V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 यम V1 का स्क्वायर। 1/2 यम सब में से कैंसिल हो जाना है, तो हो जाएगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 का स्क्वायर। ये आपकी ब्लेड एफिशिएंसी का फार्मूला है। ठीक, तो ये हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन का, पूरी तरह से हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको इस इम्पल्स टरबाइन को पढ़ने के लिए और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको पॉइंट्स क्या है, रिमेंबर रखना है। क्या करना है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक, जो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये होता है स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो। ठीक है, स्पीड रेशियो क्या होता है, इसको KU से दर्शाते हैं और इसकी वैल्यू होती है U/√2GH। ठीक, और पेल्टन टरबाइन के लिए ये जो KU है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0.45 से लेकर के 0.47 तक वेरी करती है। ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ जाने वाले पॉइंट हैं। ठीक, अब देखिए अब होता है फ्लो रेशियो, फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो, फ्लो रेशियो क्या होता है, KF, इसकी वैल्यू होती है VF1 डिवाइडेड बाय √2GH। क्यों? क्योंकि पेल्टन टरबाइन के केस में VF1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसीलिए KF की वैल्यू भी यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि फ्लो रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, अब जेट रेशियो। ठीक, एक तीसरा होता है जेट रेशियो। जेट रेशियो क्या होता है, ठीक, KG से दर्शाते हैं। ये होता है पिच सर्किल डायमीटर PCD ऑफ रनर, रनर का जो पिच सर्किल डायमीटर होता है डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ नोज़ल, नोज़ल का जो डायमीटर होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेट रेशियो कहते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, D मतलब पिच सर्किल डायमीटर, डायमीटर ऑफ रनर डिवाइडेड बाय D ऑफ जेट, या फिर इसे हम लोग जेट कहें या नोज़ल कह दें। ठीक, इसकी वैल्यू जो होती है लगभग 14 से लेकर के 15, 14 से लेकर के 15 तक हो सकती है। 14 नहीं सॉरी 11 से लेकर के 11 से 15 तक, इसकी वैल्यू 11 से लेकर के 15 होती है। ठीक, अब देखिए क्या लेंगे, नंबर ऑफ वेन्स कितने लेते हैं, नंबर ऑफ वेन्स के लेते हैं, कितने होते हैं, लगभग 18। नंबर ऑफ वेन्स कितने लेते हैं, नंबर ऑफ वेन्स किसके लिए, पेल्टन टरबाइन के लिए, ये लगभग होते हैं 18 से लेकर के 25 तक वेन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और जेट कितने यूज़ होते हैं,
नंबर ऑफ जेट, ये क्या होता है, हमने अभी एक ही नोजल बनाया ना, एक नोजल नहीं कई नोजल बनाए होते हैं, जैसे ये है और इस पे एक नोजल यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, एक नोजल यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, एक नोजल यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक। तो नंबर ऑफ नोजल्स कितने होंगे, नोजल्स या फिर जेट कहें तो कहेंगे टोटल डिस्चार्ज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज थ्रू वन जेट। ये एक जेट से जितना डिस्चार्ज होता है और टोटल डिस्चार्ज दोनों का अनुपात ले लेंगे तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ जेट रिक्वायर्ड, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया पूरा हम लोग का इम्पल्स टरबाइन या कहें पेल्टन व्हील का एनालिसिस और पेल्टन व्हील के पार्ट। इससे संबंधित सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए, जितने सवाल ज़्यादा सॉल्व करेंगे आप लोग उतने क्रिस्प होते जाएंगे। तो सवाल ज़रूर सॉल्व करिए पर डे। किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, आर.एस. खुरमी, R.K. जैन, D.S. कुमार, इस प्रकार की कई किताबें मिलती हैं मार्केट में मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव की, उनको लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो और लगातार पिछले साल SSC में या अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले वहाँ के क्वेश्चन लेके सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतने ही ज़्यादा तेज हो जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने उतने ही तेज बनेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।